हेयर फॉल और बाल्डनेस में क्या अंतर है? हेयर फॉल का मतलब होता है नॉर्मल बाल का झड़ना और बाल्डनेस का मतलब होता है गंजा। तो मैक्सिमम लड़के लोग कहाँ से गंजे होंगे? ये वाला, यहाँ बाल होंगे, यहाँ बाल होंगे, दाढ़ी पे बाल होंगे, पर ये गंजे होंगे। तो ये पैटर्न हो गया, यानी हार्मोन्स के द्वारा या जेनेटिक के द्वारा जब हमें गंजापन आता है तो हमें इस बीच वाले हिस्से में आता है। गंजेपन पे आप जाओगे ना तो मोटा बाल नहीं गिरेगा, बाल सबसे पहले होगा पतला, खाना नहीं मिल रहा बाल को, बाल बिल्कुल एकदम कमजोर हो चुका है और कमजोर होने के बाद वो गिर गया। आप मल्टीविटामिन दे रहे हैं तो जहां पे विटामिन डी, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, बायोटिन, इन सब का उपयोग करना होता है। मार्केट में किसी भी कंपनी का, किसी भी डॉक्टर से अगर आप दवा लेते हो, यही दवा होती है। एसिड अटैक हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो यहाँ पर आप देखोगे बाल नहीं आ रहा। नमस्कार, यूनिक समय पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें बहुत मोटिवेट करता है और हम कोशिश करते हैं आपके लिए हर बार कुछ और बेहतर लेके आए। वैसे भी आज का पॉडकास्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सबकी है, गर्ल्स हो, बॉयज हो, छोटी उम्र के लोग हो या बड़ी उम्र के, आजकल सब हेयर फॉल से परेशान हैं। और परेशान होकर हम क्या करते हैं? यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं ये वाला कोई बता देता है, वो वाला तेल लगा लो, वो वाला शैम्पू लगा लो, हम वो लगाने लगते हैं या फिर नए नए नुस्खे ढूंढने लगते हैं। तो इस सब से बचने, इस सब की जगह आज हम डॉक्टर से जानेंगे कि हेयर फॉल क्यों होता है, इससे कैसे बचना चाहिए, जिनसे हम ये तरह तरह के जो प्रयोग करते हैं इनसे बच सकें। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर आशीष। चलिए मिलते हैं डॉक्टर आशीष से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज हम बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है हेयर फॉल। आजकल हर कोई हेयर फॉल से परेशान है। हेयर फॉल की बात करेंगे मेन तो हम, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि एक कॉमन प्रॉब्लम और है कि आजकल क्या होता है, छोटी एज में ही लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं, स्पेशली बॉयज में। मैं देखती हूँ 20 to 25 के बॉयज हैं और उनके बाल सफेद हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? जैसे आपने मेरे से पहला प्रश्न पूछा कि यंगस्टर में हेयर फॉल होना या ग्रेइंग होना हेयर्स की आजकल बहुत कॉमन है, बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम ये लोग ये समझेंगे कि हेयर फॉल इज अ डिफरेंट टर्म, बाल्डनेस इज अ डिफरेंट टर्म, और जो ग्रेइंग ऑफ हेयर है या जिसको हम लोग आम भाषा में बोल देते हैं सफेद होना, दिस इज अ डिफरेंट टर्म। और इन सब चीजों का जो कारण है वो सब कारण अलग अलग है, ठीक है। तो पहले चीज मैं बात करूंगा हेयर फॉल की। तो हेयर फॉल का मतलब होता है बालों का झड़ना। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे लड़कों में, चाहे वो कुछ ले या ना ले दवा या ट्रीटमेंट करवाए या ना करवाए, तो पर दिन उसका एक हेयर फॉल होना ही होना है। एक लड़की को भी पर दिन हेयर फॉल होना है। सबसे पहले समझना है कि वो एक नॉर्मल प्रक्रिया के थ्रू हो रहा है या कोई एक प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। फिर आता है गंजापन। गंजापन भी एक ऐसी समस्या है जो हेयर फॉल से बिल्कुल अलग है। तो हेयर फॉल अलग चीज है, गंजापन अलग चीज है। और ग्रेइंग हेयर ये लड़कियों में भी है और आजकल बच्चों में भी देखी जा रही है। अब इसके कई सारे कारण होते हैं और उन कारणों में सबसे मेन कारण आता है हमारा जेनेटिक्स, हमारा स्ट्रेस फैक्टर, साथ के साथ हमारा खान पीन। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सफेद होने में, बाल के झड़ने में या गंजेपन को होने में। सर, जैसे आपने कहा जेनेटिक हो सकता है, तो अगर किसी का जेनेटिक है तो क्या वो कुछ ऐसा करके इसको रोक सकता है? देखिए मैम, अब बात करते हैं कि जेनेटिक्स किस चीज से रिलेटेड है। सफेद होने का मतलब क्या है? इस शुद्ध भाषा में अगर हम इसको समझते हैं कि हमारे बालों के अंदर एक पिगमेंट होता है और उस पिगमेंट को हम अपने आम भाषा में मेलानिन पिगमेंट बोल देते हैं। तो अगर 35 साल से पहले हमारे बाल सफेद हो रहे हैं और 35 साल के बाद हमारे सफेद होते हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को या हम जिस भी मरीज कोई कंप्लेंट लेके आता है, तो हम कुछ ऐसी मेडिसिन मार्केट में आती हैं और वो मेडिसिन वही चीज होती है जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो किसी न किसी वजह से, जीनोटाइप की वजह से या फिनोटाइप की वजह से, वो सारी चीजें आपकी बॉडी में से कम हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पावा, एक पावा हमारी बॉडी में नेचुरली मिलता है,
तो वो कम हो गया तो हमने उसको आर्टिफिशियल फॉर्म में टेबलेट के फॉर्म में दे दिया। एक होता है कैल्शियम पेल्बोनेट, तो वो हम लोगों ने उसको आर्टिफिशियल फॉर्म में दे दिया। तो वो जैसे लेता है तो जो प्रॉब्लम उसको हो रही है वो प्रॉब्लम उसकी रिवर्सिबल भी हो सकती है। और एक अगर एजिंग के बाद हो रहा है जहां पे मेलेनिन हमारी बॉडी में से जा ही रहा है तो वहां थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं। सो लिटरेचर ये कहता है कि देयर इज 50% चांस कि आप प्री मेच्योर एजिंग, जो हमारी बालों की ग्रेइंग हो रही है, हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप दो में से एक बंदे को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको आसानी से ठीक कर सकते हो। आपको बस जो चीजें की कमी होती जा रही है बॉडी में उसको दे देना है। अब वो आप नेचुरल तरीके से दो या मार्केट में कुछ टैबलेट्स आती हैं या आजकल मेलानिन को बनाने के लिए यानी पिगमेंट को सिंथेसाइज करने के लिए कुछ सीरम फॉर्म आ गए, हम पेशेंट को देते हैं, वो चीज आ जाती है। जैसा आपने कहा नेचुरली भी हम ठीक कर सकते हैं, तो नेचुरली क्या चीजें हैं? नेचुरली का मतलब ऐसी चीज जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जैसे पाबा, इसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये हमारी बॉडी में नेचुरली मिलता है। तो मार्केट में आपको बहुत आसानी से किसी भी मेडिकल शॉप पे टैबलेट मिल जाती है पाबा की, तो आप इसको ले सकते हो। कैल्शियम पेल्बोनेट होता है, आप इसको ले सकते हो। अगर कुछ चीजें होती हैं जैसे एक पर्टिकुलरली तेल आता है या मैं उसको बोलूं एक स्प्रे फॉर्म में आता है, मेल्टोनिन उसको बोलते हैं, ये बॉडी में नहीं मिलता, तो ये सिंथेटिक किया जाता है, ड्राइव किया जाता है, प्लांट से ड्राइव किया जाता है या ये एक ड्रग फॉर्म में ड्राइव किया जाता है, तो आप इसको इस्तेमाल करते हो। और ये क्या काम करता है, मेलानिन की सिंथेसिस को, मेलानिन यानी उस पिगमेंट, जो वो पिगमेंट हमारे बाल को काला कर रहा है, तो उसकी सिंथेसिस को बढ़ा देता है। बेसिकली जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तो एक पर्टिकुलर हार्मोन निकलता है और वो हार्मोन क्या करता है, इस पिगमेंट की सिंथेसिस को कम कर देता है। तो अगर ये सिंथेसिस कम हो रही है, ठीक है, साथ के साथ जेनेटिक फैक्टर भी है कि हाँ वंशावली में ये प्रॉब्लम देखी थी, पिताजी में देखी गई या माताजी के थ्रू ये प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो ये सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सारे फैक्टर्स के साथ साथ हम इस मेडिसिन को देते हैं, पेशेंट के बाल जो सफेदी पर जा रहा है वो नॉर्मल रिवर्सिबल कंडीशन पे आ जाता है। सर ऑयल का क्या रोल होता है? देखो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ऑयलिंग। स्किन के नीचे कई सारी परतें होती हैं, ठीक है, जो हमारा ये स्कैल्प बोलते हैं इसको, तो इसमें सबसे पहली परत होती है स्किन, उसके नीचे आता है कनेक्टिव टिश्यू, तो ऐसे करके कुछ परतें हैं हमारी। बाल जो हमारा मौजूद होता है वो हमारी पहली परत या दूसरी परत में मौजूद होता है, स्किन में मौजूद होता है या कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होता है। अब जैसे ये बाल है, तो अगर मान लीजिए ये इतना हिस्सा ऊपर जो हमें काला दिख रहा है, हमने इसको शाफ्ट बोला, इसके नीचे वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं रूट। जब शाफ्ट और रूट को मिलाते हैं तो उसको बोला जाता है हेयर फॉलिकल, ठीक है। तो इस नीचे वाले पोर्शन के साथ, जो नीचे हमारा स्किन के अंदर मौजूद है, उसके साथ हमारी सेबेशियस ग्लैंड मौजूद होती हैं, जिनका काम क्या होता है, सीबम रिलीज करने का, ऑयल बनाने का, ऑयल रिलीज करने का, टॉक्सिन चीजों को बाहर निकालने का। बहुत सारे बंदे होते हैं जहां पे ऑयल सीक्रेशन या जो सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी है बहुत ज्यादा है, तो इनका स्किन में से ऑयल बहुत ज्यादा निकलेगा, तो इनके माथे पे ऑयली ऑयली रहेगा। अगर वो 1-2 दिन शैम्पू नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनको ऐसा लगेगा कि मेरे एक्ने आ रहे हैं माथे पे या मेरा ऑयल बहुत ज्यादा निकल रहा है। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में ऑयल लगाओगे तो क्या होगा, आपको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो इन केसेस में ऑयलिंग करना रिकमेंड नहीं है। कुछ ऐसे बंदे होते हैं जहां पर आपने देखा कि भाई सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी बहुत कम है, ऑयल नहीं निकल रहा, बहुत ड्राइनेस है, तो वहां पर ऑयलिंग करना जरूरी है। तो ऑयलिंग करना या ना करना ये एक ऐसा टॉपिक है जो पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट हो सकता है और डॉक्टर टू डॉक्टर भी डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर ऑयलिंग करते हैं तो सही तरीका क्या है ऑयलिंग का और सही समय क्या है, सर्द होने से पहले या फिर सर्द होने के अब बाद? इसमें भी बहुत दिक्कत है। अब जिस इंसान की ऑयल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है और अगर वो ऑयल लगा ले, बहुत सारे जैसे फीमेल्स होते हैं, आप लोग रात में लगाते हो, आप रात में लगा के ऑयल को छोड़ देते हो, फिर आप सुबह उसको साफ कर लेते हो। अब क्या होता है कि जब आपने रात में लगाया और सुबह साफ किया तो टाइम पीरियड कम से कम 6-7-8 घंटे का, तो वो 6-7-8 घंटे आपके सिर पे रहा, तो वो 6-7-8 घंटे में उसने क्या कर दिया कि अगर मान लीजिए वहां कोई फंगस होगा, ठीक है, वहां कोई भी दिक्कत होगी तो उसने उसको बढ़ाने का काम करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि जब भी आप ऑयल लगाओ, ऑयल लगाने के आधा घंटे के बाद, ऑयल बेसिकली कर क्या रहा है, एक कंडीशनिंग इफेक्ट दे रहा है, ठीक है ना। तो आपने लगाया, लगाने के आधे घंटे के बाद आपने उसको साफ कर दिया, क्लियर। अब जिसकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई है, उसमें तो वो लगना है, और वो बंदा अगर नहाने से पहले लगा रहा है उसको, तो उसको वो भी फायदा नहीं कर रहा। तो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट, कंडीशन क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को सलाह देते हैं ऑयलिंग का।
तो कंडीशन अगर ये कहती है कि बहुत ड्राइनेस है तो आप स्कैल्प पे लगाइए। अगर कंडीशन ये कहती है कि ऑयल वैसे ही उसके ज्यादा है तो स्कैल्प पे ना लगा के हल्का सा बालों पे लगाइए और कुछ समय के बाद उसको साफ कर दीजिए। अब डिपेंड कौन सा ऑयल लगाना है। तो जितने भी ये खुशबूदार ऑयल आते हैं तो इनमें बेसिकली ऐड क्या होता है, फ्रेग्रेंस ऐड होती है। तो इन फ्रेग्रेंस का सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये आपको इरिटेशन पहुंचाती है, कहीं ना कहीं ये आपके बालों को डैमेज करती है। तो अगर आप नॉर्मल ऑयल लगा रहे हैं, जैसे पुराने के जमाने में लोग सरसों का तेल, गोले का तेल, नारियल का तेल, आंवले का तेल, ये सारे क्या चीजें थी, ये नॉर्मल कंडीशनिंग इफेक्ट देते थे, इसके अंदर कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होता था। और फिर उसके बाद लोग चंपी कर लेते थे। तो चंपी का इफेक्ट क्या होता है, सर्कुलेशन को बढ़ाने का। तो मार्केट में या लोगों के बीच में रिलेटेड टू ऑयलिंग करना, वो डिपेंड ये करता है कि वो किस कंडीशन से आ रहा है, किस समस्या से आपके पास आ रहा है। तो इन सारी चीजों के अकॉर्डिंग आप मरीज को बोलते हो कौन सा ऑयल लगाना है। अब जैसे मेरे पास कोई मरीज आता है तो मैं उसको जनरली गोले का तेल, नारियल का तेल सजेस्ट करता हूँ। अब जैसे अगर कोई डॉक्टर के पास ना जाए, फिर मतलब हमें जानना है कि हमारी ये हेयर कैसे हैं, ऑयली है या नहीं है, तो हमें कैसे खुद कैसे पता चले? सिंपल, आप 2 दिन अपना शैम्पू मत करिए, आपको अपने आप पता पड़ जाएगा कि आपका जो स्कैल्प है, स्कैल्प की स्किन किस तरीके से दिख रही है। ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने जैसे ऐसे करके देखा तो कुछ ग्रीसी ग्रीसी सा आ रहा है, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, बहुत सारे लोगों को सुबह साफ करते हैं, शाम को वो ग्रीस जैसे दिख जाती है। तो ये एक टेस्ट होता है जानने के लिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी स्किन नम है, ऑयली है, तो आपको खुद पता चल जाएगा, वो आपको कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके अकॉर्डिंग कि मेरा स्किन अगर ऑयली है तो हाँ मेरे को रिकमेंड है, अगर मेरा स्किन ऑयली नहीं है तो मेरे को ये चीज की रिकमेंड है। वीक में शैम्पू कितनी बार यूज करें? आप अगर लिटरेचर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो जितनी बार आपने ऑयलिंग करी है उतनी बार शैम्पू होना चाहिए। आप किस एरिया में रह रहे हैं, आप बहुत ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ डस्ट हो रही है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो पर डे करना चाहिए। और कभी कभी जब आप घर में एसी में बैठे हुए हैं, नॉर्मल बैठे हुए हैं, तो हफ्ते में 2 से 3 बार कर लेना चाहिए। ठीक है, शैम्पू करना, शैम्पू बेसिकली क्यों कर रहे हैं हम, इसका क्या रीजन है, बालों को साफ करने के लिए। सिंपल क्लीनिंग करने के लिए। ठीक है, तो जो क्लीनिंग हो रही है, अब आपको क्लीनिंग की जरूरत कब पड़ेगी, जब गंदगी होगी। अब अगर आपको ये लगता है कि हफ्ते में मेरे बहुत ज्यादा गंदगी इकट्ठी हो जाती है, तो आप हफ्ते में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार या पर डे भी करोगे। सो नाउ इट अगेन डिपेंड ऑन पेशेंट टू पेशेंट और डॉक्टर टू डॉक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ हफ्ते में 3 बार, आप हफ्ते में 3 बार करिए, नॉर्मल है। लोगों की धारणा क्या होती है, जितना झाग होगा उतना ज्यादा क्या करेगा, सफाई करेगा, सर साफ हो गया, उतना झाग, जितना ज्यादा झाग होगा उतनी ज्यादा सफाई होगी। अब ये झाग जो होता है ना, ये किसकी वजह से होता है शैम्पू में, डिटर्जेंट की वजह से। वही डिटर्जेंट आप अगर ज्यादा इस्तेमाल करोगे वही बालों को फ्रीजी बनाएगा, फ्रीजी का मतलब रफनेस बालों को देगा, और वही आपके बालों को क्या करेगा, डैमेज करेगा। ठीक है, झाग कम बनाए या ज्यादा बनाए दैट इज नॉट अ। तो कोई भी बंदा मेरे से पूछता सर मैं नॉर्मल शैम्पू कौन सा करूं, तो मैं उसको बोलता हूँ जॉनसन बेबी करो, बच्चों वाला, क्योंकि उसमें इरिटेंट नहीं है। ठीक है, आपकी स्किन फ्रेंडली है। ठीक है, डिटर्जेंट के अमाउंट बहुत कम है और आपकी स्कैल्प को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। मैं उस कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल चीज बता रहा हूँ। सर जैसे मैंने वीडियोस वगैरह में देखा है कि झुककर सर नहीं धोना चाहिए। मोस्टली फीमेल्स जो है वो ऐसे बाल सारे नीचे करके फिर सर धोती है, मैं भी ऐसे ही धोती हूँ। तरीका क्या होता है कि आप पीछे की तरफ करिए, पीछे से उसको साफ कर लीजिए, जिससे कि आपकी आईज या आपके बाकी के जो पार्ट्स हैं फेस के, वो थोड़ा सा उससे प्रोटेक्ट रहे। सर ड्रायर और स्ट्रेटनर वगैरह जो यूज करते हैं, क्या वो बालों को डैमेज करते हैं? देखिए, बालों को जितना ज्यादा नमी मिलेगी उतना ज्यादा बाल आपका अच्छा रहेगा, जितना ज्यादा बाल सूखा होगा उतना ज्यादा डैमेज होगा। तो अगर आप वो गर्म चीज डाल रहे हो तो पानी और जो प्रोटीन है वो डैमेज हो रही है, तो वो आपका क्या कर रहा है, हेयर को डैमेज करना है। अगर आप ड्रायर नॉर्मल यूज करते हो, सिर्फ हवा मार लेते हो, गर्म वाला नहीं, नॉर्मल, वो इतना ज्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो कोशिश ये करिए कि अगर आप ड्रायर करते हैं तो बिल्कुल आप नॉर्मल ड्रायर यूज करिए, जिसमें गर्माहट ना हो। हेयर फॉल और बोल्डनेस में क्या अंतर है? अगर कोई बंदा समस्या लेके आ रहा है कि मेरा बाल झड़ रहा है, तो मैक्सिमम लड़के लोग कहाँ से गंजे होंगे, ये वाला, उनका पीछे का एरिया, साइड का एरिया, ये सारा एरिया अच्छा होगा, यहाँ बाल होंगे, यहाँ बाल होंगे, दाढ़ी पे बाल होंगे, पर ये गंजे होंगे। तो ये पैटर्न हो गया।
तो इसको हम अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? अगर ये आदमी है तो मेल पैटर्न बाल्डनेस, और यही अगर ये फीमेल है तो उसको क्या बोलेंगे? फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। अगर किसी भी इंसान को ये जानना है कि उसको पैटर्न है या अनपैटर्न है, तो अगर वो बीच में से गंजा हो रहा है, ठीक है जी, सामने से, बीच में से, और ये क्राउन पोर्शन यहाँ से, वो जिसको आप चांद बोलते हो, चंदा बोलते हो, अगर यहाँ से गंजा हो रहा है तो समझ लीजिए आपको कौन सा है? पैटर्न है। और पैटर्न का मेन कारण होता है एंड्रोजेनेटिक चेंजेस, ठीक है। एंड्रो का मतलब होता है हार्मोन्स, जेनेटिक का मतलब होता है वंशावली, इसीलिए इसको बोला जाता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। यानी हार्मोन्स के द्वारा या जेनेटिक के द्वारा जब हमें गंजापन आता है तो हमें इस बीच वाले हिस्से में आता है। तो लड़कों में एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो ये बेसिकली जो भी लड़कों के कैरेक्टर हैं, सेक्स, पावर, मसल, ठीक है, तो ये हार्मोन की वैल्यूज होती है, नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल रेंज। तो जब ये फ्लक्चुएट होता है तो ये अपना एक दोस्त को एक्टिव कर देता है, इसका बाई प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो जब तक ये हार्मोन नॉर्मल है तब तक DHT बॉडी में सोया हुआ है बॉडी में मौजूद, पर सोया हुआ है, इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे ये हार्मोन फ्लक्चुएट हुआ अपनी नॉर्मल वैल्यू से, ये DHT एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे ये DHT एक्टिव हुआ, वहीं से गंजापन स्टार्ट। तो एक नॉर्मल इंसान और एक गंजे इंसान में सबसे पहला फर्क यही आएगा कि इसकी बॉडी में जो नॉर्मल है, जो गंजा नहीं है, तो उसकी बॉडी में DHT अभी एक्टिव नहीं है, और जो गंजेपन पे आ रखा है पैटर्न वाले पे, इसका मतलब इसकी बॉडी में DHT एक्टिव हो चुका है। तो जैसे ही DHT एक्टिव होता है तो क्या करता है? ये बालों की जड़ों के नीचे जाके बैठेगा, जो खाना पीना उसको मिल रहा है उसको बंद कर देगा, बाल सबसे पहले पतला होगा, तो उसको बोलते हैं मिनिचराइजेशन। तो यही मिनिचराइजेशन डिसाइड करता है कि आपको गंजापन हो रहा है या आपको नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है। गंजेपन पे आप जाओगे ना तो मोटा बाल नहीं गिरेगा, बाल सबसे पहले होगा पतला, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिनिचराइजेशन। मिनिचराइजेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ मिनरल्स, खाना नहीं मिल रहा बाल को, बाल बिल्कुल एकदम कमजोर हो चुका है, और कमजोर होने के बाद वो गिर गया। अब ये गिरेगा सिर्फ इस हिस्से से, यहां से नहीं गिरेगा, यहां से नहीं गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि जो DHT है वो DHT सिर्फ इतने हिस्से पे ही चिपक सकता है, इनकी जड़ों पे नहीं चिपकेगा, क्योंकि चिपकने के लिए जो रसायन है वो रसायन इनको इस जड़ पे नहीं मिलेंगे। अब सेम फीमेल्स के साथ भी होता है। तो फीमेल्स में ये टेस्टो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एरोमेटेज, जो कि इसी तरीके से फीमेल्स को गंजा करता है। तो ये हो गया हार्मोन। दूसरा होता है जेनेटिक्स। तो बहुत सारे बंदों को या बंदियों को ये लगता है कि अगर मेरे पिताजी गंजे हैं तो मैं भी गंजा हूंगा, पर ये सिर्फ पिताजी से नहीं आ रहा, ये माताजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिटरेचर या जितना भी शोध है वो क्या कहता है, अगर आपके फादर गंजे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप गंजे हों, ठीक है। तो ये माताजी की तरफ से भी आएगा। और कैसे आएगा माताजी की तरफ से? माताजी के पिताजी। तो नाना भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करते हैं जेनेटिक्स में। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, और मेजरली इंपॉर्टेंट है मैटरनल कैरेक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट होता है जब आपको क्या होता है? पैटर्न, ठीक है। और इसका जब भी मरीज हमारे पास आता है तो हम लोग क्या करते हैं? इन हार्मोन्स को सबसे पहले कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए एक दवा होती है, उसको बोलते हैं DHT ब्लॉकर। और जो खाना नहीं जा रहा तो उसको लिए दिया जाता है खून के संचार को बढ़ाने की दवा, उसको बोलते हैं वाजोडाइलेटर। तो एक इंपॉर्टेंट ड्रग है DHT ब्लॉकर, और दूसरी इंपॉर्टेंट होता है वाजोडाइलेटर, ठीक। तीसरा होता है कि विटामिन की कमी हो गई, आप मल्टीविटामिन दे रहे हैं। तो जहां पे विटामिन डी, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, बायोटिन, इन सब का उपयोग करना होता है। मार्केट में किसी भी कंपनी का, किसी भी डॉक्टर से अगर आप दवा लेते हो, यही दवा होती है, और कोई दवा नहीं होती, बस सबके अपने नाम अलग अलग हैं, सबके अपने ब्रांड अलग अलग हैं, ठीक है। अब दूसरा जो मैंने आप बताया था गंजापन, अनपैटर्न। तो अनपैटर्न में मैडम कई सारी चीजें आती हैं। तो जैसे कोई इंसान जल गया, आपने बहुत ऐसे पेशेंट देखे होंगे कि जलने के बाद बाल नहीं आते, उनके कट लग गया, उस जगह पे बाल नहीं आते हैं, ठीक है। कट किसी चीज से भी लग गया, जैसे एसिड अटैक वाले हो गए। तो दो तरीके का अनपैटर्न होता है। एक अनपैटर्न होता है जहां पर आपकी स्किन में स्कार दिखता है। स्कार का मतलब कि नॉर्मल स्किन नहीं है, वहां पर आपको एक अलग से स्किन दिख रही है, जिसको हम लोगों ने स्कार बोल दिया, जहां पर आपका खून का संचार नहीं होता और वहां पर हमारी एक स्कारिंग हो जाती है। तो इसको बोलते हैं स्कार एलोपेशिया। अब ये कब होगा? जब आपको चोट लगी, एसिड अटैक हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो यहां पर आप देखोगे बाल नहीं आ रहा। तो उस कंडीशन में आप कितनी भी तेल, शैम्पू, दवा लगा लो, बाल नहीं आएगा, उसमें आपको बाल लगवाना पड़ेगा। एक कंडीशन होती है स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, पर गंजापन पूरी तरफ से क्या रखा है।
तो वो कई वजहों से हो सकता है, कई वजहों से, जैसे आपकी बॉडी में आयरन की कमी जनरली फीमेल्स में देखने को मिलती है, फीमेल्स में हार्मोनल डिस्टरबेंस होना, पीसीओडी, पीसीओएस, या उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होना, ठीक है, या बहुत ही ज्यादा आपका थायराइड ऊपर नीचे हो रखा है, और स्पेशली आपका थायराइड नीचे हो रखा है हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन में, या प्रेगनेंसी के बाद। तो बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास आती हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत अच्छे बाल थे, अब प्रेगनेंसी हुई 4-5 महीने के बाद एकदम बाल चले गए। अभी आपने कंडीशन देखी होगी कि कोविड के बाद बहुत सारे लोग पेशेंट आते थे कि सर हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि बॉडी एकदम स्ट्रेस में चली गई, बॉडी को एकदम शॉक लगा, ठीक, स्टेरॉइड्स की वजह से भी या नॉर्मल दवाइयों की वजह से भी, तो ये भी एक कारण होता है उसका, जहां हमारे पूरे सिर से बाल जाते हैं। या कीमोथेरेपी करवाई, इम्यूनोथेरेपी करवाई, रेडियोथेरेपी करवाई, बाल चला गया, एकदम स्ट्रेस में आ गए तो बाल चला गया। डाइट एकदम, हमारा वेट लॉस किया, वेट लॉस करने का डाइट पूरा पैटर्न चेंज हो गया, हमारा हेयर फॉल हो गया। तो ये समस्या हमें इस कंडीशन में समझनी होती है कि किस वजह से हो रहा है। मेल्स में तकरीबन आपका 25 से 50, कुछ जगह आप 70 भी मिलेगा, ये माना जाता है नॉर्मल है, जो आपकी गिरते ही गिरते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो ये बाल गिरेंगे, ठीक है ना। और यही वाले बाल लगभग 120 दिन के बाद दोबारा वापस भी हो जाएंगे, इसको बोलते हैं हेयर साइकिल। तो ये हेयर साइकिल जो है ये 3 फेजेस में होती है, एक होती है एनाजन फेज, एक होती है कैटाजन, एक होती है टीलोजन। एना का मतलब होता है ग्रोइंग होना, कैटा का मतलब होता है कटना, टीलो का मतलब होता है गिरना, और उसके बाद फिर दोबारा से 120 दिन के बाद उगना। तो अगर मेरा आज 10 बाल गिर रहा है और ये बाल जो मेरा हेल्दी बाल है, मोटा बाल गिर रहा है, तो इसने अपनी एक साइकिल कंप्लीट करी है, उसकी वजह से गिर रहा है। और ये जब गिरेगा उसके लगभग 120 दिन के बाद, लगभग 3 महीने के बाद, ये मेरा 4 महीने का मेरा बाल दोबारा से उग जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में फिजियोलॉजिकल हेयर फॉल, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हुई है, उसके दौरान ये हो रहा है। और एक बंदे की लाइफ में तकरीबन 40 से 60 बार ये साइकिल चलती है, यानी जिस दिन मैं पैदा हुआ हूं और मरूंगा तकरीबन 40 से 50, 60, 70 बार ये साइकिल ऐसे ऊपर नीचे होती रहेगी। एक टाइम पीरियड होता है इस साइकिल का। तो हुआ क्या कि आपका फिजियोलॉजिकल हेयर फॉल हो रहा है पर डे, और इस हेयर फॉल में बाल जो होता है ना आपका, वो बाल मोटाई नॉर्मल गिरता है, जैसे नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है। अगर यही काउंट आपका बहुत ज्यादा हो जाए, 200, 300, 400 और लंबे समय तक हो रहा है, और वो बाल काउंट के साथ साथ क्या होता है कि पतला बाल भी हो रहा है, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, और उस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं वॉशिंग टेस्ट। आप नॉर्मल अपना जो वॉश वेशन होता है, आपने बाल अपना झड़ाया, गीला करा, बाल झड़ा के देखा, मोटा बाल के साथ पतला बाल भी आ रहा है, तो जो पतला, मैंने अभी आपको थोड़ी देर क्या बोला था, मिनिचराइजेशन, उसका मतलब होता है गंजेपन के साथ होना। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जब भी कोई मरीज हमारे पास आता है कि आपको जो हेयर फॉल हो रहा है वो नॉर्मल लिमिट वाला फिजियोलॉजिकल है, या वो हेयर फॉल है जो गंजेपन को कर रहा है। अगर नॉर्मल हो रहा है, कोई भी पेशेंट मेरे पास आ रहा है, तो मैं उसको नॉर्मल बोलता हूँ, भैया नॉर्मल है, ये होगा, आप चाहे मेरी दवा ले लो, किसी की भी दवा ले लो, दवाई से थोड़ा बहुत कंट्रोल में कर दूंगा, फिर वो उतना होगा, तो उसकी टेंशन की बात नहीं है। ये आपके साथ होना है, दिन में 20 से 50 बार जा रहे हैं, दैट इज नॉर्मल, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। अगर उसके साथ साथ बाल पतला होके गिर रहा है, ठीक है, मिनिचराइजेशन होके गिर रहा है, तो आप गंजेपन की श्रेणी में जा रहे हो, तो फिर हम लोग उसका इलाज शुरू करते हैं। हम ये देखते हैं कि किस वजह से है, एंड्रोजेनेटिक की वजह से है या तो नॉन पैटर्न की वजह से है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका इलाज चलता है। तो कभी भी कोई भी बंदा अगर ये देखना चाहता है कि उसको गंजापन हो रहा है तो कौन सा हो रहा है, तो अपने घर में भी वो टेस्ट करके देख सकता है। वो घर में भी देख सकता है कि वो गंजापन या नॉर्मल हेयर फॉल की तरफ कौन सा उसको हेयर फॉल है, ऐसा हेयर फॉल है जो कि पर डे वाला हो रहा है, फिजियोलॉजिकल लिमिट्स में हो रहा है, या एक ऐसा हेयर फॉल है जो गंजेपन की तरफ ले जाएगा। तो कभी भी अगर कोई बंदा बीच में से जा रहा होता है, गंजापन आ रखा होता है, तो वो समझ जाइए कि वो कौन सा गंजापन है, और कहीं से भी अगर पूरे सिर से जा रखा है तो समझ जाइए कि ये कौन सा है, ठीक है। अब उसको रिलेट करिए अपनी दैनिक लाइफ स्टाइल से कि आपको कोई बीमारी तो नहीं लगी, आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आए, नहीं चेंजेस आए हैं, ठीक है, या चेंजेस आए हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से मिलिए और उसका इलाज करवाइए। बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जो मतलब 3 महीने की गारंटी लगी, कैप्सूल्स और ऑयल शैम्पू कि आप 3 महीने लगाएंगे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, घने सुनहरे बाल हो जाएंगे, तो क्या वो असरदार होते हैं? देखिए, ये पहली चीज तो तेल शैम्पू इनसे कभी बाल नहीं उगता, ठीक है ना। आप मार्केट में जितने भी शैम्पू आ रहे हैं
मैंने बोला था बाल कहाँ मौजूद है, स्किन के नीचे। शैम्पू कहाँ लग रहा है, ऊपर। स्किन के ऊपर। ठीक है, तो जो भी ये शैम्पूज होते हैं, ठीक, जो भी ये तेल होते हैं, नॉर्मल तेल की मैं बात करूंगा, ठीक है, ये तेल बेसिकली अलग अलग काम कर रहे हैं। अब कुछ शैम्पूज में क्या मिला रहता है, इरिटेंट मिले रहते हैं। इरिटेंट का मतलब क्या हो गया, जो कि आपके स्किन को इरिटेशन दें। जब इरिटेशन होगी तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी उस इरिटेशन को कम करने के लिए खून का संचार बढ़ाएगी। तो जैसे ही खून का संचार बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपकी जड़ों पे खून ज्यादा पहुंचेगा, बाल कुछ समय के लिए मोटा हो जाएगा और आपको दिखने लगेगा कि ये मेरा बाल बढ़ रहा है। जब तक आप उस पर्टिकुलर चीज पर नहीं पहुंचोगे कि यार ये गंजापन या हेयर फॉल किस वजह से हो रहा है, तब तक आप उसका सही से इलाज नहीं कर सकते। अब मार्केट में जो भी चीजें आती हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी कंपनी वालों ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, किसी ने, आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग दवाइयां लगा रहे हैं। दिल्ली में एक बहुत ज्यादा बंदा फेमस हो गया है, दवाई लगा रहा है। वो दवाई जो लगा रहे हैं, ये सब चीज क्या है, ये सिर्फ मार्केटिंग है। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। मेन कॉज पर असर जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं है। और जब तक आप उस इंटरनल को, जब तक आप डीएचटी को ब्लॉक नहीं करोगे, जब तक खून के संचार को नहीं ठीक करोगे, तब तक ये प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं हो सकती, चाहे आप किसी का भी इस्तेमाल कर लीजिए। अब डीएचटी को ब्लॉक करने के लिए आपको मेडिसिन खानी ही पड़ेगी या लगानी ही पड़ेगी। खून के संचार को करने के लिए आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी या लगानी ही पड़ेगी। तेल शैम्पू वहां पर कोई काम नहीं करने वाले। तो ये तेल शैम्पू, दीज आर व्हाट आर टेम्पररी। कुछ लोगों को असर दिखाते हैं, कुछ लोगों को असर नहीं दिखाते हैं। सपोर्टिव में अगर आप पर्टिकुलर किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपको प्रिस्क्रिप्शन पे कोई तेल शैम्पू देता है, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो फायदा करेगा। आपने किसी का भी तेल ले लिया, कोई भी दवा ले ली, अपने मर्जी से वो लगा लिया, वो आपको फायदा की जगह उल्टा नुकसान देगी। तो ऐसे, इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि बहुत सारे यंगस्टर मेरे पास आते हैं और वो अपने घर पे यूट्यूब से देख के या कहीं से भी देख के, डर्मा रोलर आता है और एक मिनॉक्सिडिल ड्रग आती है, तो वो मिनॉक्सिडिल को छिड़कते हैं और ऊपर से रोलर चला देते हैं। तो वो घर पे कर रहे हैं। अब जब वो हमारे पास आते हैं कि सर मैंने 6 महीने किया, मेरे बाल आ गए, मैंने छोड़ा, मेरा और नुकसान हो गया, तो कहीं ना कहीं उसने आपको नुकसान दिया। और यही काम जब आप किसी की क्लिनिक पे जाके करवाते हो, एक डर्मेट से करवाते हो, एक प्लास्टिक सर्जन से या ट्राइकोलॉजिस्ट से या ओरल सर्जन से करवाते हो, तो वो तरीके से करता है और वो उस पेशेंट को बताता है कि जो घर में आप रोलर इस्तेमाल कर रहे हो या जो ये दवा इस्तेमाल कर रहे हो, उसके ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कोई कहता है दही लगाना चाहिए, डेंड्रफ चला जाता है, प्याज लगाना चाहिए, कंडीशनिंग, बहुत सारी चीजें। प्याज इज व्हाट अ इरिटेंट, अदरक इज व्हाट अ इरिटेंट, ठीक है, क्लस्टर ऑयल दैट इज अ इरिटेंट। आप लगाओगे, थोड़ा खुद आपके स्किन पे इरिटेशन होगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो ये एक ऐसी चीज नहीं है जो परमानेंट है। और हाँ, एक और चीज मैं आपके दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा, अगर हेयर फॉल स्टार्ट हो गया दुनिया में, चाहे आप ट्राया यूज कर लो, मैन मैटर्स यूज कर लो, चाहे मेरी दवा ले लो कि एक गोली मैं दूं और जिंदगी भर के लिए ये ठीक हो जाए, नहीं होगा। आपको इसको क्योर करना होगा। मेंटेनेंस इज सिंपल की ऑफ सक्सेस। जब आप यहाँ चाहते हो, दवा खानी है, हेयर फॉल बंद, गंजापन थोड़ा बहुत रुका, चलिए मान लिए, फिर उस चीज को मेंटेन करना है। अगर आपने दवा एकदम छोड़ी, फिर जाके भी हेयर फॉल होना ही होना है, क्योंकि हार्मोनल चेंज, जेनेटिक चेंज कभी चेंज नहीं होने वाले, ये फ्लक्चुएट करते ही रहेंगे। सर डेली लाइफ में अपने बालों का ख्याल कैसे रखें? डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन लेना, अब बहुत सारे हम लोग जैसे जिम जाते हैं तो हम लोगों को आदत है वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन, अगर आप आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलोगे, इंडियंस के लिए वे प्रोटीन रिकमेंड है ही नहीं। और आप जितने भी जिम में चले जाओ, सब आपको वे प्रोटीन दे रहे हैं। इंडियंस इतना फ्रिक्वेंटली नॉन वेज नहीं खाते जितना फ्रिक्वेंटली बाहर के लोग खा लेते हैं, ठीक है ना, तो उतना प्रोटीन आपको उस नॉन वेज से भी नहीं मिल रहा। तो आपको जितना हो सके अपनी डाइट पर ध्यान देना है, आपको प्रोटीन इंटेक करना ही करना है। सो मिनिमम टू मिनिमम 42 ग्राम प्रोटीन आपका इंटेक होना चाहिए, और वो इंटेक आपके बालों को सही रखेगा। आप जितना डाइट से अपने न्यूट्रिशन दे सकते हो, उतना आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। कंडीशनिंग टाइम टू टाइम करनी है, इन चीजों का डेली रूटीन में याद रखना है, बाल मेंटेन रखना है। कई लोगों की शिकायत होती है हम बहुत ख्याल रखते हैं, हम अपने तब बाल भी- बढ़ाना चाहते हैं फिर भी नहीं बढ़ रहे, तो सारा गेम है जीनोटाइप फिनोटाइप। जैसे कि ये कोई बंदा मेरे पास आया, उसने मेरे को बोला कि सर मैं डाइट भी बहुत अच्छी खाता हूँ, मैं प्रोटीन भी बहुत अच्छा लेता हूँ, मैं कोई सप्लीमेंट ऐसा नहीं ले रहा, मैं बिल्कुल एकदम बैलेंस डाइट चल रही है, तब भी मेरे ये बाल ऐसे हो रहे हैं, तब भी मेरे को गंजापन आ रहा है।
तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिक और फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर कोई बंदा मेरे साथ कहता है मेरे बाल रफ हैं, तो सबसे पहले आप उन चीजों को देखिए जो उस रफनेस को कॉज कर रही हैं। और कोई बंदा कह रहा है मेरे बाल बहुत सिल्की, में कोई ध्यान नहीं रखता, वही चीज आ गई कि सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी क्या है मरीज के अंदर। यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी क्या है, इसकी डेली रूटीन क्या है, ये क्या यूज कर रहा है, क्या यूज नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग डेली ड्रायर मार रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर जब आप उससे कोरिलेट करोगे तो आपको अपने आप पता पड़ जाएगा कि ये फैक्टर्स हैं जो कि मेरे बालों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनको बंद करवाइए, काम खत्म। आपके हिसाब से हम लोग डेली लाइफ में क्या गलतियां करते हैं अपने बालों के साथ जो हमें नहीं करनी चाहिए? सबसे पहला शैम्पू करने का तरीका, दूसरा ऑयलिंग कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, तीसरा डाइट से रिलेटेड, चौथा बिना जाने बिना पहचाने कुछ भी चीज लगा ली। और एक बार अगर बालों का लॉस हो गया, ठीक है, वापस वो आपको बिना सर्जरी के नहीं मिलने वाला। ये चीज है। तो आप अपने जितने उस लॉस को बचा सकते हैं और उसको बचाइए। सर, हेयर ट्रांसप्लांट का क्या प्रोसीजर रहता है? तो हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब क्या, पहले चीज को बात करते हैं। हेयर का मतलब बाल, ट्रांस का मतलब जगह का परिवर्तन। तो ऐसी जगह से बालों को निकालना जो बाल हमारे गिरते नहीं है। और वो कौन से बाल होंगे जो गिरेंगे नहीं, जिसपे डीएचटी असर नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि कौन सा मरीज हेयर ट्रांसप्लांट के लिए है, कौन सा मरीज हेयर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं है। तो सबसे पहला कोई अगर मेरे पास बंदा आता है और ये बोलता है कि मेरा हेयर फॉल है, तो मेरा हेयर फॉल वाला मरीज अगर गंजेपन पर जा रहा है तो वो ट्रांसप्लांट पे जाएगा। अदरवाइज मैं दवाइयों से उसके हेयर फॉल को, या फिर कुछ और थेरेपी होती हैं जो सर्जरी की कैटेगरी में नहीं आती, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी की कैटेगरी में आता है, बाकी की कुछ चीजें होती हैं थेरेपी जिनको हम लोग बोलते हैं, तो वो सर्जरी की कैटेगरी में नहीं आती है, मरीज को उस पर रख देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि ये बंदा गंजेपन पे है या हेयर फॉल की कंडीशन पे है। अगर वो गंजेपन पे है, ठीक है, तो वो कौन सा ग्रेड का गंजा है। तो एक लड़के में 1 से लेके 7 ग्रेड होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई बंदा मेरे पास ग्रेड 2 का आया, तो वो आप ये देखोगे उसके ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ गया है। कोई बंदा मेरे पास ग्रेड 6 का आया, तो वो सामने से, बीच में से, पीछे से, तीनों से गंजा होगा। तो इस ग्रेडिंग सिस्टम से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे कितने बाल निकलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, उस एरिया से बाल निकालते हैं जहां पे डीएचटी नहीं होता। तो कौन सा एरिया होता है, बैक एरिया, ठीक है, या साइड का एरिया, या बियर्ड एरिया, चेस्ट एरिया, ठीक है, बैक एरिया, ठीक। तो इन एरिया से हम लोग ग्राफ्ट निकालते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से बाल निकाला, निकालने के बाद उसको यहाँ पे लगा दिया, और लगाने के बाद, ठीक है, उसको फिर हम लोगों ने लगा दिया। लगाने के बाद पेशेंट को घर जाने दिया, फिर फॉलोअप के लिए पेशेंट को बुलाया, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, बस उसको मेंटेन करना है। मेंटेन करने के बाद वो रिजल्ट उसका जितना लंबा वो चाहता है उतना वो हो सकता है। मतलब परमानेंट रहता है हेयर ट्रांसप्लांट? बिल्कुल रहता है। मैं 12 साल से मेरे पास तकरीबन मैंने 5000 से ज्यादा हेयर ट्रांसप्लांट अब तक कर दिए होंगे। तो ये क्वेश्चन मेरे से हर मरीज आके पूछता है, ठीक है, ऐसे क्या मेरे बाल परमानेंट रहते हैं ट्रांसप्लांट वाले? और मेरा एक ही जवाब रहता है, सर अगर आप मेंटेन करोगे, मैडम अगर आप मेंटेन करोगी, तो मैं 20-25 साल की गारंटी ले रहा हूँ। अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है हर एक चीज की। मैडम मेंटेन कैसे? मेंटेन करने का मतलब क्या है, देखिए 2 चीजें हैं। मेरा इतना हिस्सा गंजेपन पे आ गया, मेरा ये वाला बाल है, मैंने यहाँ बाल लगा दिए, ठीक है, तो ये वाले बाल मैंने पीछे से लेके आगे लगा दिए, मैंने यहाँ ट्रांसप्लांट कर दिया। तो ये वाले बाल मेरे डीएसटी फ्री एरिया से हैं, ये वाले बाल मेरे नहीं गिरेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके सिर पे 2000 बाल थे, 2000 मैंने लगा दिए, तो 4000 बाल हो गए। 2000 वाले बाल मैं कह रहा हूँ चलिए नहीं गिरेंगे, पर जो 2000 वाले बाल पहले से मौजूद थे, प्री एग्जिटिंग हेयर जो थे, वो तो गिरेंगे ही गिरेंगे। यही मेंटेनेंस है। तो अगर आपने इन चीजों की मेंटेनेंस करी तो रिजल्ट आप जितना लंबा चाहते हो उतना रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके पास मेल पेशेंट ज्यादा आते हैं या फीमेल? 10 में से अगर बात की जाए 2 फीमेल होती हैं, ठीक है, 8 मेल होते हैं। तो जनरली जब ट्रांसप्लांट होता है तो ट्रांसप्लांट 2 तरीके से होता है। एक होता है बाल कटवा के, उसको बोलते हैं शेव ट्रांसप्लांट। एक होता है नॉन शेव। नॉन शेव में हम लोग बाल नहीं काटते हैं, हम पीछे से जड़ निकाल के लगा देते हैं, बाकी हिस्सा हमारा बचा रहता है। फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो शेव नहीं करवाती हैं, ठीक है। तो अगर हमें गंजा करके ट्रांसप्लांट करना है तो वो पॉसिबल फीमेल्स के साथ जनरली नहीं होता बिकॉज ऑफ द एस्थेटिक लुक। तो आज के टाइम पे फीमेल जनरली रिकमेंड
या चूज करती हैं ऑप्शन कि मेरा आप बिल्कुल बस बाल मत काटिए और मेरे को तुरंत रिजल्ट दे दीजिए। तो ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आने में कम से कम 6 महीना से 1 साल का समय लगता है। और अगर कोई फीमेल आती है तो फीमेल आके बोलती है नहीं सर मेरे को तुरंत रिजल्ट चाहिए, ठीक, तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है जहां पर हम लोग सिंथेटिक ग्राफ्ट्स आते हैं, उनको बोलते हैं हेयर इम्प्लांट। तो हेयर इम्प्लांट हम लगा देते हैं, 1 घंटे में उसको जैसा वो रिजल्ट चाहती है वैसा मिल जाता है। पर प्रॉब्लम ये होती है वो बढ़ता नहीं है। तो फीमेल्स की लेंथ के अकॉर्डिंग हमारे पास हेयर इम्प्लांट्स आते हैं। मैं विग की बात नहीं कर रहा या पैचेस या एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल हेयर्स की बात कर रहा हूँ जो स्किन के अंदर जाते हैं। ये विग या पैच या एक्सटेंशन आपके बालों पर चिपक रहे हैं, आपके स्किन के ऊपर लग रहे हैं। हेयर इम्प्लांट एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपके स्किन के अंदर जाता है, और स्किन के अंदर जाता है तो उसमें 15 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का, 40 सेंटीमीटर का बाल आता है बना बनाया। आपने लगाया, बाल आपका तुरंत मिल गया। तो आपको 1 घंटे 2 घंटे में आपका पूरा एरिया कवर हो जाता है। कुछ फीमेल होती हैं जिनको थोड़ा बहुत बजट की प्रॉब्लम होती है तो वो ट्रांसप्लांट पर चली जाती है। बजट लगभग कितना? हर क्लिनिक का बजट प्लेस टू प्लेस सब अलग है मैडम। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे ऑल ओवर इंडिया में 16 सेंटर्स हैं। हमारा मथुरा में सेंटर है, हमारा दिल्ली में है, बेंगलोर में हमारे 4 सेंटर्स हैं, पुणे में हमारा सेंटर है, ठीक। तो अगर मैं बोलूं कि हर जगह मेरा रेट एक है, नहीं है। तो जगह के अकॉर्डिंग, क्लिनिक्स के अकॉर्डिंग सबके रेट्स अलग अलग हैं। बात की जाए इंडिया में अभी कॉस्ट से रिलेटेड, तो एक बहुत बड़ा वेरिएशन आपको मिलेगा। बहुत, जैसे 25,000 से लेके आपको तकरीबन 5 लाख तक ट्रांसप्लांट भी मिल जाएगा। तो दैट डिपेंडिंग ऑन द एरिया, दैट डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर कौन है, कितना एक्सपीरियंस है, उनका हाथ कैसा है। अब जैसे हम लोग मथुरा में भी काम करते हैं, तो हम लोग मथुरा में लगभग 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का हमारा खुद का, जहां पर हम पेशेंट का खुद का बाल एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पर लगाते हैं। और जो हमारा हेयर इम्प्लांट होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। जो मेल्स का गंजापन है, उनकी पर्सनैलिटी या उनके एटीट्यूड को किस तरह से अफेक्ट करता है? देखिए, ये पहले के समय की बात की जाए तो पहले क्या बोला जाता था कि आप गंजे हो तो आपके पास पैसा है, तो बीच में से अगर बाल जा रहे हैं तो इसका मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो ये ऐसे लोगों की आज भी गांव में यही है कि अरे तेरे बाल जा रहे हैं तो पैसा आ रहा है। आप कल को शादी भी करोगे तो आपने अपने मन के अंदर कोई ना कोई एक ड्रीम बॉय का अपना बैठा रखा होगा, और उसका फोटो आपके सामने आया, उसका फोटो आपके सामने आया और उसके बाल नहीं है, तो क्या होगा? आप बस सोचो। हमारी जनरेशन में भी चेंज हो रहा है। जब ये चेंज हो रहे हैं तो बंदे अपने लुक्स के लिए, लोगों का एटीट्यूड, लोगों का एक तरीके से बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। और आज के टाइम पे लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव हो चुका है। हर बंदे को एक अच्छी रील डालनी है, हर बंदे को अच्छा कपड़ा पहनना है, हर बंदे को थोड़ा सा शो ऑफ भी करना है। तो लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई कमी है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, और एक्सेप्ट करने के बाद अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अलग लेवल पे ले जाइए कि आप पे फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी चीज का, कि कोई मेरे से कुछ बोल रहा है मैं बिल्कुल ऐसे ही रहूंगा। या जो कमी है उसको ठीक करिए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को वापस लेके आइए। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन हेयर फॉल। तो अगर हम बात करें इंडिया में, ये रेशियो अगर बात की जाए 10 में से 6 लड़के या 7 लड़के, तो 70 to 80% बॉयज आर अफेक्टेड विद दिस प्रॉब्लम। अब जैसे बॉलीवुड वगैरह में तो बहुत कॉमन है हेयर ट्रांसप्लांट, लेकिन मथुरा में क्या सिचुएशन है आपके अकॉर्डिंग हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर? लोग अवेयर हैं या नहीं है? तो मथुरा में जब हमने स्टार्ट किया था ये काम, सबसे पहले तो लोगों को यही लगता था कि बाल उगेंगे क्या। हम लोगों ने जब पहला मरीज किया तो उसने बोला सर आ जाएंगे ना बाल मेरे। तो पहले तो लोगों को 10 साल पहले यही यकीन नहीं था कि ये बाल उग सकते हैं। दूसरा कि ये प्रोसेस बहुत लाखों में होता, ठीक है। तो मथुरा में जब हम इसको लाखों की जगह हजारों में लेके आए तो उनको सबसे पहले डाउट होने लगा हम पे कि यार हम इस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पर जैसे जैसे रिजल्ट आए, जैसे जैसे लोगों ने देखा, जैसे जैसे चीजें चेंज हुई, सोशल मीडिया पे चीजें आई, तो धीरे धीरे मथुरा में भी काफी लोग इस चीज को करवाए हैं। मेरे मथुरा शहर के 10,000 मरीज का मेरे पास डाटा है जो मेरे से हेयर ट्रीटमेंट ले चुके हैं। तकरीबन 3 से 4 हजार हेयर ट्रांसप्लांट हमने मथुरा में ही कर दिए हैं। तो लोग हैं अवेयर। बस थोड़ा सा क्या लगता है उनको आज भी कि मथुरा में अगर 1% हो रहा है तो यार
दिल्ली से बेटर हो सकता है क्या, जयपुर से बेटर हो सकता है क्या, तो ये थोड़ा कंपैरिजन है। पर हाँ, जब किसी के घर में होता है वो रिजल्ट जब जाता है तो लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है और उस घर से मेरे पास फिर 10 मरीज भी आते हैं। थैंक यू सर, आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए। आज आपके साथ का जो डिस्कशन है बहुत अच्छा रहा। हेयर की हेल्थ को लेकर जो इश्यूज हैं या फिर हम उसके बारे में जानते ही नहीं है प्रॉब्लम, आज आपसे जाना कि हमें पहले प्रॉब्लम को जानना है तब उसका सोल्यूशन निकलेगा। हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब और इन सब पे हम सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं और हमें प्रॉब्लम पता नहीं है। तो आज आपने जो बताया, आशा करती हूँ हमारे दर्शकों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और जरूरी पॉडकास्ट के लिए, ऐसे ही बेहतरीन गेस्ट से मिलने के लिए आप भी जुड़े रहिए हमारे पॉडकास्ट के साथ। और आज का पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।